गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास का मोल से क्या रिलेशन है। लेकिन मैं उसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे एटॉमिक मास परमाणु भार की डेफिनेशन लिखी है कि परमाणु भार वह संख्या है जो दिखाती है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का कितना गुना भारी है। ये डेफिनेशन मैं आपको बताना भूल गई थी, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये हम जानते हैं कि 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो आपको ये डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है कि आप उसको पूरा रट्टा मारो। आपको बस ये समझना है कि मतलब क्या है परमाणु भार का, कि अगर किसी परमाणु का एटॉमिक वेट दिया गया है तो वो क्या उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। अब देखिए, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 होता है, तो 4 यूनिट उसकी AMU होती है, UB होती है, और डाल्टन भी होती है, और ग्राम पर मोल भी होती है। हमने ये 4 यूनिट समझी थी लास्ट लेक्चर में। तो इसका मतलब है कि हीलियम का जो परमाणु भार है 4, उसका मतलब है कि हीलियम का जो एक परमाणु है, जो हीलियम का एक परमाणु है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का 4 गुना है, मतलब उसे 4 गुना भारी है। क्योंकि लगा लो, देखो ये कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU है। अब मैं अगर AMU की जगह ये वैल्यू रखूं, मतलब सपोज करो कि मैंने AMU की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही निकलेगा ना कि जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग का 4 गुना है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके एटॉमिक मास दिए गए हैं, जैसे हीलियम का है, सोडियम का है, और कार्बन का है, नाइट्रोजन, जो भी है, उसको एक रेफरेंस में एक रेफरेंस को लेके हम डिफाइन करेंगे, और वो रेफरेंस है कार्बन 12। तो इसका मतलब है कि जितने भी एटॉमिक मास है ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है। क्लियर है इतना? तो ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये नोट कर लेना। उसके बाद एक और टर्म्स आपने अपनी बुक्स में देखी होगी, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो एवरेज एटॉमिक मास का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके क्या है, बहुत सारे जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, वो आपको जो पीरियोडिक हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चल जाएगी कि आइसोटोप्स क्या है। मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, जो हाइड्रोजन है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, ऐसे ही जो कार्बन 12 है, जो कार्बन है उसकी भी क्या होती है फॉर्म, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये उसके आइसोटोप्स हैं, मतलब एक एलिमेंट्स में इतने टाइप्स के एटम पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स में इतने टाइप के एटम पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कार्बन 12 हमने मेंशन किया है कि हम इस एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास काउंट किया जाता है जहाँ पे आइसोटोप्स होते हैं, जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 AMU। ओके, तो ये इसका जो 35.5 AMU है, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ना होके एवरेज एटॉमिक मास है। ओके, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब है कि जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन का एटम है, ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। और जो मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक 4 परमाणु में से, प्रत्येक 4 क्लोरीन के परमाणुओं में से 3 परमाणु क्लोरीन 35 के होते हैं और 1 परमाणु क्लोरीन 37 का होता है। मतलब इसका जो रेशियो है 3:1 होता है। ठीक है, 3:1 का मतलब है कि जो अगर हम प्रत्येक 4 परमाणु की बात करें, तो जो 35 वाला है वो 3, मतलब 4 एटम में से 3 एटम क्लोरीन 35 के हैं और 1 एटम क्लोरीन 37 का है। ठीक है, ये इसका मतलब रेशियो है, इस रेशियो में पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एटॉमिक मास होता है वो इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा, देखिए। तो एवरेज एटॉमिक मास मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान। अब आपने औसत निकाला होगा, मैथ्स में कई बार आपने औसत के क्वेश्चन किए होंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे,
आपको पता है कि जो क्लोरीन का 35 है वो 3 रेशियो में है, ठीक है, तो 35 इंटू 3, और जो क्लोरीन का 37 वाला एटम है वो 1 रेशियो में पाया जाता है, मतलब प्रत्येक 4 परमाणु की अगर मैं बात करूँ उसमें से 3 इसके हैं और 1 इस 37 वाले के हैं, तो प्लस 37 इंटू 1। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, फिलहाल ये तरीका समझो। और टोटल कितने परमाणु की मैं बात कर रही हूँ, 4 परमाणु की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 35.5। तो कहने का मतलब है कि जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5, ये एवरेज एटॉमिक मास है। मतलब जो क्लोरीन के आइसोटॉपिक फॉर्म है, एक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, उसका एवरेज ये है। तो आपको समझ में आया कि पहले तो एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। स्टूडेंट इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपको कहीं भी कि इसको आप डिफाइन करो, आपको सिर्फ ये समझना है कि इसमें डिफरेंस कहाँ है, कहाँ पर रिलेटिव टर्म यूज होगा, कहाँ पे एवरेज टर्म यूज होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल। मोल क्या चीज़ है, मोल का मास से क्या रिलेशन है, तो आज हम उससे रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि 176 ग्राम CO2 में कितने मोल उपस्थित हैं। ओके, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 176 ग्राम ऑफ CO2। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो कि आपको ये जो ये फॉर्मूला है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 1 मोल ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन या फिर इलेक्ट्रॉन, मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मोल एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, उसमें इतने एटम होते हैं या इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास एटम के केस में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के केस में। तो कंफ्यूज मत करना इसको देख के। एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में एटम है तो यहाँ पे एटम, यहाँ पे भी एटम और यहाँ पे भी ये वाला लेके चलोगे, और अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल है तो ये वाला लेके चलोगे। मतलब अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा, 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, और ये किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत करना। और बच्चों मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कहीं पे डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। और तो आगे देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा 176 ग्राम CO2, ठीक है। पहली चीज CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि 1 मोल ऑफ किसकी, CO2 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। मतलब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला है ना, ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको इस फॉर्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, पूरा लिखेंगे इसे, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि जो ये फॉर्मूला है इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल CO2 है। क्लियर है। अब देखिए हमें पूछा गया है, हमें क्या दिया गया है, एक तो वेट दिया गया है, CO2 का वेट दिया है 176 ग्राम, और पूछा गया है मोल्स पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे 3 चीजें इक्वल है, ठीक है, 3 चीजें इक्वल है, तो हमें 3 में से 2 को लेके चलना है। तो आपको मोल पूछा गया ना, तो एक मोल की टर्म्स देखनी है, और दूसरा क्योंकि वेट दिया गया है ना 176 ग्राम वेट दिया गया है, ग्राम है, इसका मतलब ये दोनों चीजें हमको लेके चलनी है। बात समझ में आ गया। अब देखिए हमें निकालना है कि कितने मोल उपस्थित हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले CO2 का, क्योंकि यहाँ पे है ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द CO2, तो सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसकी यूनिट ग्राम में होगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास CO2 का निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ
CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब देखिए यहाँ पे ये भी टॉपिक समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दो एटम है, एक कार्बन का एटम है, नहीं दो टाइप एटम के हैं, दो टाइप में बोलूंगी, एक टाइप है कार्बन, दूसरा टाइप है ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है इसमें, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास तुम्हें पता है कितना होता है, 12 होता है। और कितने एटम है यहाँ पे कार्बन के, एक एटम है, क्लियर है इतना। फिर डिफरेंट एटम आया कार्बन के बाद, हम ऑक्सीजन पे गए तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, और कितने एटम है हमारे पास, 2 एटम है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 32, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 44। अब देखिए वैसे मॉलिक्यूलर मास मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिट क्या है, AMU में है, तो ये लिख दिया हमने AMU, क्लियर है। तो मतलब CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास निकला वो निकला 44 AMU, क्लियर है इतना। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले में हम कैसे पुट करेंगे। अब हमें पता है कि 1 मोल CO2 का किसके बराबर है, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। मतलब 1 मोल किसके बराबर है, उसका मॉलिक्यूलर मास, वो भी ग्राम में, और ये AMU में है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें वैल्यू वही रहेगी, हमारी क्वांटिटी वही रहेगी, सिर्फ यूनिट हमारी चेंज हो जाएगी। तो 1 मोल किसके बराबर है, 44 ग्राम के बराबर है। इतना समझ में आया। अब देखिए यूनिटरी मेथड आप जानते हो, छोटी क्लास से चला आ रहा है, उसको ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखिए 44 ग्राम, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ कि 44 ग्राम 1 मोल के बराबर है, समझिए यहाँ से, ठीक है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम बराबर होगा किसके, 1/44 मोल। इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास कितने ग्राम दिए गए, 176 ग्राम दिए गए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 176 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो से हो गया ना, 44 का हमें पता था कि 1 मोल होता है, 1 का हमने निकाला, तो 1/44 यूनिटरी मेथड से, और ऐसे ही 176 का निकालेंगे, 176 ग्राम का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/44 इंटू 176, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 मोल। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो समझ में आया हमने कैसे किया इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हमें ये फॉर्मूला पता है, मतलब हमें 3 रिलेशन पता है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर हमने देखा हमें पूछा क्या गया है, जरूरत किस चीज़ की है। तो हमें पता है कि हमें मोल पूछा गया है, और हमें क्या है, मॉलिक्यूलर, हमें मास दे रखा है कि 176 ग्राम में निकालना है। तो हमने ये और ये इक्वल कर दिए कि 1 मोल किसके बराबर है, 44 ग्राम के बराबर है। तो मतलब फिर मैंने ऐसे कर दिया, 44 ग्राम 1 मोल का है, तो 1 ग्राम ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर 176 ग्राम निकाल दीजिए, 4 मोल आ गए। तो इसको करना अभी शुरुआत में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल और करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 7 ग्राम, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये मैंने साइड में लिख लिया है, तो ये 2 क्वेश्चन लिख लो साथ में, ये आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। तो अब देखो इसको फाइंड आउट करेंगे, 7 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा है कि नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ना, और नाइट्रोजन को आपको पता है ऐसा एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मतलब 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे एटम मत लिख देना, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ये इक्वल टू होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। इतना क्लियर है, ठीक है। जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, अब मैंने पूरा बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने जो मतलब जिससे हमें आंसर पता चलेगा वो चीज़ें इक्वल में रखी है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर दो कि N2 का, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो निकालो, मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 ये कितना हो जाएगा, 2 एटम है नाइट्रोजन के, 2 इंटू एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 14, तो ये हो गया 14, मतलब 28 AMU। अभी समझ में आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 AMU क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि AMU क्या है, अगर एक एटम की बात करें या फिर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम यूनिट AMU लिखते हैं, क्लियर है इतना। अब फॉर्मूले में पुट कर दो कि 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल
किसके बराबर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28 आया। मॉलिक्यूलर मास 28 आया ना, और ग्राम मतलब 28 ग्राम। इतना समझ में आ गया? फिर इसको रिवर्स ऐसे कर दो, 28 ग्राम में कितने हैं? 1 मोल है। ओके, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में हो जाएगा 1/28 मोल। ठीक है, और हमें बोला गया है कितने में निकालो? 7 ग्राम में निकालो। तो 7 ग्राम में हो गया यहाँ से 1/28 इंटू 7 मोल। और इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है, 1/4 हो जाएगा। 7 1 7, 7 4 28। 1/4 को आप कैसे लिख सकते हो? पॉइंट लगा दोगे 0.25 मोल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आपको समझ में आया ना कैसे निकाला? अब स्टूडेंट एक बात सुनो मेरी, कि अभी जो हमारा ये मेथड था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। मतलब ये मेथड ऐसा है कि अगर आपको सपोज करो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है, तो आप मतलब कंसेप्ट को समझ के निकाल सकते हो कि कैसे निकाला गया है। अब इसको फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के लिए देखो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में हमें आंसर इस वैल्यू से मिला ना, इस वैल्यू से निकला। मतलब 1 यहाँ पे लिख देती हूँ, इससे ही निकला हमें 1/28 इंटू 7 करने पे मिला मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि मोलों की संख्या मतलब n कैसे निकालेंगे। 7 क्या था? जो हमें वेट दिया गया था। ठीक है, तो n इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन 28 क्या था? 28 क्या था? ये है ना 28 ग्राम क्या निकला हमारा? मोलर मास निकला। मोलर मास इसलिए बोल रही हूँ, इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये ग्राम में था। जो ग्राम में है तो उसको मोलर मास बोला जाता है, मतलब मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल गया कि n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, वेट भी ग्राम में होना चाहिए, मोलर मास आपको पता है ग्राम में है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मतलब कहीं पे पूछा गया n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, अगर आपको सपोज करो कि आपने पहले फिलहाल तो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, जब आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने देखा कि क्वेश्चन में भाई ऐसा है कि क्वेश्चन में वेट दिया गया है और मोलर मास तो कैलकुलेट करना होता है और आपको मोलों की संख्या पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। क्लियर हो रहा है इतना? तो फिलहाल आप इस मैथड से करो, इन क्वेश्चन को भी इसी मैथड से करना। उसके बाद ये फॉर्मूला भी माइंड में रखना कि मोलों की संख्या n इक्वल टू क्या होता है। अब जैसे मैंने तुम्हें वो वाला चैप्टर करवाया था ना, वाला टॉपिक कंसंट्रेशन वाला टॉपिक करवाया था, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। तो देखो हम यही फॉर्मूला लगाते थे कि n इक्वल टू क्या होता है? W/mm। ऐसे लिखा था हमने कि W वेट ऑफ दिस वन, mm मोलर मास। तो यही चीज़ है वो, यहाँ से निकला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो और ये आपका होमवर्क है, इसको करके दिखाना। ध्यान रखना यहाँ पे जो H2SO4 है ये क्या है? मॉलिक्यूल है, और जो एल्यूमिनियम होगा वो एटम होगा। तो इसका एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। कॉपी कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। थोड़ा सा इसमें क्या वैरायटी डाल दी है। अभी तक सिर्फ मोल्स को पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल भी पूछा है, एटम भी पूछा है। मतलब एक साथ एक प्रश्न में 3 चीजें पूछी है, मोल, मॉलिक्यूल और एटम। लेकिन है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उस फॉर्मूले से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूछा है कि 64 ग्राम में सल्फर के कितने मोल होंगे। पहले हम मोल निकालेंगे, 64 ग्राम में सल्फर के कितने मोल होंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि सल्फर एटम है कि मॉलिक्यूल है। ठीक है, सल्फर को आप S दिखाओगे कि S की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि S2 करता है, कैसे करता है, जैसे लिखा ना नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो सल्फर का मॉलिक्यूल है वो 8 सल्फर के परमाणुओं से मिलकर बना है। फिलहाल इतनी नॉलेज रखना। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर आपको बाद में 12th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो सल्फर है वो एटम नहीं है, सल्फर क्या है? S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ही मॉलिक्यूल है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल, मतलब सल्फर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ S8, इसको या फिर ऐसे लिख देना सल्फर मॉलिक्यूल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है S8 होता है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, इसको हम जरा थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा?
S8 होता है ना, अगर देखो अगर आपको ये नॉलेज नहीं पता होगी कि S8 होता है तो आप सल्फर का सिर्फ लिख दोगे कितना, 32 लिख दोगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 8 एटम में और एक का 32 होता है, तो कितना हो गया ऐसे, तो इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया 8 दूनी 16, 6, ये हो गया 256 AMU, ठीक है। अब इसको थोड़ा फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 1 मोल किसके बराबर है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, मतलब 1 मोल इक्वल टू 256 ग्राम। यहां से ये फॉर्मूले से ये निकला हमारा, ठीक है। मतलब 256 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो यहां से 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम होगा 1/256 मोल के बराबर होगा। और हमें पूछा गया 64 ग्राम पूछा गया है ना, 64 ग्राम होगा 1/256 इंटू 64। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो आई थिंक ये 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4। और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 0.25 मोल। अब देखो एक आंसर तो आपका ये निकल गया कि 0.25 मोल हमारे आए। इसे मिटा दो, इतना नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं आपके, ठीक है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल है, मतलब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं आपके, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब आपको पता है कि आपके 64 ग्राम में 0.25 मोल है और आपको मॉलिक्यूल का नंबर भी पूछा गया है। तो यहाँ से जब 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं तो 0.25 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.25, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये आएगा आपका अराउंड, ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो एक दूसरा आंसर आपका यहां से आ गया, मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको नोट करो। मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया है, अब हमको एटम पूछा गया है कि परमाणु की संख्या भी हमने निकालनी है। अब यहाँ से देखो कि सल्फर 8 के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित है, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। और हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने निकले, 1.5 इंटू 10⁻23 निकले। तो एक में इतने हैं तो इतने में कितने हो जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूले से कितनी क्वेश्चन की वैरायटी मिल सकती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके।